वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में? मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। ठीक है, उसके बाद में आती है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, उसके बाद रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, देन कॉजी स्टैटिक, उसके बाद में इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग वर्क डन कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर W इज इक्वल्स टू पी इंटू डेल्टा वी करना पड़ेगा, या फिर हम उसको NR डेल्टा टी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये था फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कशन क्या था, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था? पहले तो रीस्टेटमेंट है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और क्या एक्सप्लेन करता है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन 2 वेज। पहले टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड देन टू डू वर्क, दैट इज dq इक्वल्स टू du प्लस, अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो dq, हीट रिजेक्ट हो रही है तो dq, वर्क हो रहा है तो सराउंडिंग के ऊपर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव, सराउंडिंग वर्क कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो। उसके बाद में प्रोसेस देखी थी पहले आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन, यानी जितनी हीट सप्लाई करेंगे पूरी की पूरी यूटिलाइज होगी तो इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यानी कि dq इक्वल्स टू बनेगा du। उसके बाद में आइसो बारीक नहीं बैरिक, आइसोबैरिक में क्या था? प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, वर्क डन बनेगा P डेल्टा V। आइसोथर्मल चालू है का? आइसोबैरिक, उसमें क्या है? P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है तो क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू T, मतलब V बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई P2, एंड यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? P डेल्टा V या फिर NR डेल्टा T। फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? dq इक्वल्स टू du प्लस P इंटू dv। ठीक है, फिर उसके ऊपर से Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, देन dq बाई du क्या होता है, du बाई dq क्या होता है, du बाई dw क्या होता है, ये रेशियो फाइंड किए थे। ठीक है, तो आइसोथर्मल सॉरी एडियाबेटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक चिल्लर प्रोसेस थी, एकदम लगेज खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद में आती है इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल, जिसमें क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब PV इक्वल्स टू, एंड PV कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2, एंड इस प्रोसेस में वर्क डन होगा P डेल्टा V या फिर NR डेल्टा T, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, मतलब du इक्वल्स टू जीरो होगा, तो जितना भी dq रहेगा उतना dw रहेगा। किस प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी, कॉन्स्टंट डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी असतं की नाही? मग डेल्टा टी अगर जीरो है तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? इन्फिनिटी। उसके बाद में स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम कितना था? माइनस ऑफ P बाय V, एंड उसके बाद में बल्क मॉडुलस कितना था? P, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी बनेगी 1/P। ठीक है, ये था आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस कितना आया था? 2.303 nRT लॉक टू द वेस्ट स्ट्रेन ऑफ V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस एडियाबेटिक। क्या होता है एडियाबेटिक में? हीट एक्सचेंज इज जीरो, मतलब dq इक्वल्स टू जीरो, मतलब dw इक्वल्स टू माइनस ऑफ du या फिर du इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन क्या था स्टेट का? PV रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट, दैट इज Cp बाय Cv, फिर उसको हम TV के फॉर्म में, फिर डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस जीरो, क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी है, डेल्टा क्यू जीरो है तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी? जीरो होगी। देन स्लोप गामा इंटू पी बाय वी माइनस, उसके बाद में बल्क मॉडुलस गामा इंटू पी, गामा इंटू पी, अगेन गामा का मतलब, एंड वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, या फिर P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये थी एडियाबेटिक प्रोसेस। उसके बाद में पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक में क्या होता है कि विच इज नॉट आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, फिर भी क्या होता है? पीवीटी चेंज होता है, उसको बोला जाता है एज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो उसमें क्या है? P इंटू वी रेस टू ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था? बस C इक्वल्स टू सी बी माइनस आर अपॉन ए माइनस वन, वेर ए का मतलब कांस्टेंट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो इतनी सारी बातें कल के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। हो गया प्रिपरेशन सबका? देखो, हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, इनका इंटर कन्वर्जन, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम,
होमो, हेट्रो, आइसो, देन सराउंडिंग, बाउंड्री, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सबका प्रिपरेशन हो गया? कल होमवर्क बोला था कुछ, क्या था? कंसिडर एप्लीकेशन 1 एंड 2। चलो तो कंसिडर एप्लीकेशन 1 ये सवाल सबने डाउट एक पण नाही, किती लोकांनी सोडवली कंसिडर एप्लीकेशन 1? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं आ रहा है। चलो कंसिडर एप्लीकेशन 2, नहीं सॉल्व करिएगा 2, वेरी गुड, डाउट है इसमें, ठीक है। चलो कंसिडर एप्लीकेशन 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 5 में क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए एज शोन इन द फिगर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एरिया ए बी सी डी, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज का मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रही है, किसके ऊपर? सराउंडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोला है? ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट में वर्क डन ऑन द गैस बाय द सराउंडिंग, करेक्ट है क्या? रॉन्ग। सेकंड वन, एरिया ए बी सी डी मतलब नेट हीट एब्जॉर्ब, जितना वर्क डन हो रहा है उतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है, मतलब सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड मतलब सी ऑप्शन थर्ड। चलो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, हाँ 10। सिस्टम इज गिवन 400 जूल ऑफ हीट एंड 1000 जूल ऑफ वर्क इज डन। 400 जूल दे रहे एंड 1000 वर्क हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, कितनी बनेगी? माइनस ऑफ 600 जूल। जूल जूल कट करा था। हो गया 10 अभी, हाँ 11, 11, 11, 11 11 में एक ग्राफ है, देखो कैसा ग्राफ है? CA2 क्वेश्चन 11, दिशा बड़बड़ न करो। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा उसमें यहाँ पे V है, यहाँ पे P है, और एक पॉइंट दिया आपको, कौन है? A, दूसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है C, और यहाँ पे A के लिए वॉल्यूम 1 है, प्रेशर 20, B के लिए वॉल्यूम 3, प्रेशर सेम, C के लिए प्रेशर कितना है? 50। और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रही है। कैलकुलेट क्या करना है? ए पे एनर्जी कितनी है? यहाँ पे UA 0 है, बी पे कितनी है? 20 जूल, सी पे कितनी है? फाइंड करना है। हीट गिवन फ्रॉम बी टू सी, मतलब ये बी पॉइंट से सी तक जो हीट गिवन है, यानी डेल्टा क्यू कितना है? 30 जूल है। एंड एट स्टेज सी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट सी कितनी होगी? होगा है, देखो पॉइंट ए पे इंटरनल एनर्जी 0 है, पॉइंट बी पे कितनी है? 20 जूल है। उसके बाद में हमें सी के ऊपर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, DQ क्या होता है? DU प्लस DW। अब यहां से बी से लेके सी तक प्रोसेस कौन सी है? आइसोकोरिक, वेरी गुड। क्यों आइसोकोरिक? वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या बनेगी? इक्वल्स टू DQ। DQ कितना सप्लाई कर रहे हैं? 30, पहले 20 थी और 30 सप्लाई कर दी, मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 50। तो यहाँ पे एनर्जी बनेगी 50 जूल। ए नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द सिस्टम फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को हमने दी है?
कंडीशन क्या है कि सिस्टम को एनर्जी कितनी दी है, मतलब कैलकुलेट क्या करना है, डी क्यू। फिर से डी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी यू कितनी बढ़ रही है, 20 दिली क्वेश्चन मध्ये, यहाँ पे 0 थी वहां पे 20, तो 20 माइनस 0 बनेगा 20। आगे हमें डी डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। अब डी डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा, पीवी का। तो कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, ए से लेके बी तक के, मतलब ये एरिया कितना होगा, 2 इंटू 20 40, कितना होगा फिर 40 प्लस 20 60 जूल। दिस विल बी द वर्क डन, वर्क डन नहीं, दिस विल बी द डी क्यू। ठीक है, देन 13 काय रिझन नाही माहिती, 13 क्वेश्चनचं रिझन नाही माहिती का, काय रिझन, कशाचं रिझन नाही माहिती तुला, आन्सर माहिती आहे, कसं माहिती बघून का, मग किती लोकांना डाऊट आहे 13 मध्ये, एक तास जाऊ दे त्या सोडून, ठीक है। चला कंसिडर एप्लीकेशन 2 हो गई, उसके बाद कंसिडर एप्लीकेशन 3 नाही की सॉल्व, ठीक आहे। कन्सिडर एप्लीकेशन 3 घेऊन टाकू, मग तुम्ही सॉल्व एक्झाम्पल सोडू शकता, ठीक आहे। 3 और 35 क्वेश्चंस तुम्ही ट्राय करता पहिले, मग उद्या डाऊट घ्यायचे, ठीक आहे। चल पवन, काय होता क्वेश्चन 13, परत रडशील माझ्या नावानं तू, कोणाला माहिती आहे 13चं रिझन, रिझन सांगते का तू, काय क्वेश्चन काय एकदा रीड करा, इनकरेक्ट कुठलं आहे, कुठलं इनकरेक्ट, काय पण कुठलं इनकरेक्ट आहे, W ग्रेटर दॅन 0 इनकरेक्ट आहे, का बरं, कारण जर क्लॉकवाईज असेल तर पॉझिटिव्ह आहे, बट अँटी क्लॉकवाईज असेल तर, कळलं पवन, गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हीट इंजन, हीट इंजन। अब इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है हीट इंजन, मतलब स्पार्क, पेट्रोल, डीजल, हीट इंजन, क्या होता है हीट इंजन मतलब, राइट डाउन, हीट इंजन इज ए डिवाइस, हीट इंजन is a device which converts which converts heat which converts heat into work, which converts heat into work। मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस है जो अगर हीट का कन्वर्जन वर्क में कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कहां पे देखा, ऐसे हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा है, और वो कन्वर्जन क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट फ्लो रही फ्रॉम बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लो टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को फ्लो करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं एज ए वर्किंग सब्सटेंस। कहां पे होता है ऐसे बोलो, फर्नेस, कोण म्हटलं फर्नेस, काय होतं फर्नेस मध्ये सांग, फर्नेस मीन्स व्हॉट, फक्त भट्टी, काय होतं त्याच्यामध्ये फर्नेस मध्ये, काय टेम्परेचर, हळूहळू बोल, काय आपल्याला गडबड आहे का, काय कच्ची वीट पक्की होती, मग त्यात वर्डन काय झालं, तू वीट भट्टी सांगतोय का, कधी गेला तुमच्या गावात आहे का, क्या होता है, राइट डाउन, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। कैसे कन्वर्ट करता है, बाय एक्सट्रैक्टिंग heat, by extracting heat from
high temperature to low temperature by extracting heat from high temperature to low temperature, by extracting heat from high temperature to low temperature. देखो सिंपल मेकॅनिझम ऑफ हीट इंजिन काय इथं, चहा टीपॉट, ह्यो टीपॉट आहे, पण पवन म्हटला का चाय की किटली दी ठीक है ना। तो यहाँ पे चाय नहीं है, एक्चुअल में इसमें क्या है, वाटर है। यहाँ पे क्या है, टरबाइन है, ठीक है। एंड टरबाइन क्या करने वाला है, अभी फैन घुमाने वाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने से क्या हो रहा है, देखो ये बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर है, ये बॉडी एट ए लो टेम्परेचर है। तो जब ये हीट फ्लो हो रही है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म हमने सेट किया है जिसमें स्टीम का मतलब वर्किंग सब्सटेंस होगा, और ये वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है, हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक लेके जा रहा है, एंड इन बिटवीन हमें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, एज ए हीट इंजन, ठीक है। तो ये हीट इंजन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्या होता है हीट इंजन, मतलब यहाँ पे इस तरह से T1 ये टेम्परेचर होगा, इसको हम बोलेंगे सोर्स। यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा, इसको बोलेंगे रिजर्वायर या फिर सिंक। मतलब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ से हीट को खींचना है और यहाँ पे सेंड करना है, और इसके इन बिटवीन हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म के ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करने वाला जो भी डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं हम, एज ए हीट इंजन। क्या बोला जाता है, हीट इंजन। क्लियर है, हीट इंजन मतलब तिकडे कसं काय गेलं हीट इंजन, वर्क झालं, वर्क कळालं, त्याला हीट इंजन म्हणायचं। अब इसके एग्जांपल, एक एग्जांपल बोर्ड पे देखा, कहाँ पे होता है, और वीट भट्टी सोडून, आर्मी ट्रक सोडून कहाँ पे होता है, और गाड्यांमध्ये। व्हेरी गुड, काय होतं गाड्यांमध्ये, पवन तू असं का करतो बाळा, विंडमिल मध्ये हीट कुठे येते, हवा येते ना कहाँ पे होता है, थर्मल पावर प्लांट में। वेरी गुड, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, सेम अभी जो देख रहे थे हम वही होता है। और सोलार, सोलार मध्ये तापतं का ते, सोलार कुठला म्हणायचं तुला, पॅनल म्हणायचं का, हाँ वेरी गुड, सोलार पैनल करेक्ट है, सोलार पैनल नहीं, सोलार हीटर करेक्ट है, सोलार पैनल रॉन्ग है, हाँ। और कहाँ पे होता है, कार्नोट इंजन। वेरी गुड, स्टैंड अप। व्हाट इज मीन बाय कार्नोट इंजिन, कुठं असतं ते इंजिन, ते नाही माहिती, मग कसं काय माहिती तुला कार्नोट इंजिन मध्ये असं होतं म्हणून, सिधा। अजून सगळीकडे काय होतं, जिथं आपण हीट पासून वर्क कन्वर्ट करतो ते सगळे काय आहेत, हीट इंजिन आहे, ठीक है। इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, मला वाटतं आपण 2 दिवसापूर्वी केलो डिस्कस आर्मी ट्रक वेळेस, है ना। एक एक्सटर्नल कंबशन इंजिन है, दूसरे इंटरनल कंबशन इंजिन। एक्सटर्नल कंबशन इंजिन का एग्जांपल स्टीम इंजिन। कहाँ पे था स्टीम इंजिन, पहले ट्रेन है ना, जिसमें क्या होता था, कोल वाटर का कन्वर्जन स्टीम में करता था एक्सटर्नली बाहर, फिर स्टीम आके टरबाइन को रोटेट करती थी और वहां पे वर्क होता था, मतलब कंबशन इंजन के बाहर होता है, ठीक है। एंड दूसरा होता है आईसी इंजन, मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल सॉरी आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। क्या होता है इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब जिसमें कंबशन होगा, एक्सप्लोजन होगा, इंजन के इनसाइड होगा। कहाँ पे होगा, आज की डेट में जो भी पेट्रोल डीजल फ्यूल पे वर्क करने वाले जितने भी इंजन से इलेक्ट्रिक गाड़ियां छोड़ून, ठीक है, वहां पे क्या होता है, इंटरनल कंबशन होता है। क्या होता है, आईसी होता है, मतलब इंटरनल कंबशन होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंबशन को रिजेक्ट करके इंटरनल कंबशन यूज कर रहे हैं हम, ऐसे क्यों, वेरी गुड। एक्सटर्नल कंबशन जो था उसकी एफिशिएंसी लेस देन 10 to 12% थी, लेकिन जो हम इंजन अभी यूज करते हैं आईसी इंजन, उनकी एफिशिएंसी 40% तक है, 50% तक है, 56% तक है डीजल इंजन की केस में। मतलब पेट्रोल गाड़ी के कंपैरिजन में डीजल गाड़ी का एवरेज ज्यादा होता है, म्हणून तुमच्या 2 व्हीलर मध्ये डीजल टाकू नका, कळालं ना, क्योंकि इंजिन का जो वर्क करने का मेकॅनिझम है वो डिफरेंट होता है। चालतं का सब पेट्रोल में डीजल टाकलं तर काय होतं, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजनच करायचे आपल्याला, इंजिन खराब होऊन जातं। का बरं, तू बेटा असं काय, तू परफेक्ट म्हणजे डॉक्टर कसा असावा याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे। पेशंट आला की कळल अशी भाषा सांगायचीच नाही, जे वर्ड्स माहित नाही ते सांगून द्यायचे,
कळालं ना, म्हणजे समोरचा गेला अर्धा. ठीक आहे. काय कॅटलिस्ट, कॅटलिस्ट कोण याच्यामध्ये पेट्रोल डिझेल मध्ये? प्लॅटिनियम. काय नाही बाबा, तू ना केमिस्ट्रीत लय हुशार आहे, मला ना केमिस्ट्रीच काय माहित नाही. ठीक है, चला. तो पेट्रोल डीजल के क्या डिफरेंस होता है माहिती का? बेसिक आइडिया क्या होता है देखो, बेसिकली हीट इंजन समझ में आ गया. ये हीट इंजन दो टाइप का होता है. एक होता है ईसी, ईसी का मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसमें क्या होता है कंबशन आउटसाइड होता है और फिर इंजन वर्क करता है. दूसरा होता है आईसी, आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन. दोघांमधला डिफरन्स समजतोय. अब ये आईसी इंजन वर्क कैसे करता है? सिंपल मैकेनिज्म है कि एक सिलेंडर होता है. क्या होता है? एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर में इस तरह का एक पिस्टन होता है जो मूवेबल है. मूवेबल है मतलब जो अपने पोजीशन से ऐसे मूव हो सकता है. ठीक है, इस तरह से ये पिस्टन की दो पोजीशन आ गई. ये पिस्टन क्या करता है? मूव करता है. यहाँ पे दो वॉल होते हैं, एक इनलेट वॉल है दूसरा आउटलेट वॉल. तो होता क्या है देखो, ऊपर पेट्रोल की टैंक होती है, पेट्रोल के टैंक के नीचे कार्बोरेटर होता है, पेट्रोल आता है, यहां से एयर आती है, दोनों का मिक्सचर ये इनलेट वॉल से कनेक्ट किया होता है. ठीक है, तो जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं, एट द स्टार्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और ये पिस्टन को हम क्या करते हैं, जब किक मारते तब पीछे खींचते हैं. तो यहाँ पे पिस्टन इनिशियली इस पोजीशन पे था, अब यहां से यहां पे आ गया, मतलब इस वाले स्पेस में क्या होगा? वैक्यूम प्रोड्यूस होगा. अब ये वैक्यूम प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद में इनलेट वॉल क्या होता है? ओपन हो जाता है. इनलेट वॉल ओपन हो गया मतलब यहाँ पे कार्बोरेटर में जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर था वो पूरा इस कंप्लीट स्पेस में ऐसे फिल हो जाता है. तब की केस में ये पिस्टन पोजीशन ए पे है, पहले बी पे था, वापस ए पे आ गया और ए पे आने के बाद ये पूरा जो स्पेस था वो भर गया है. किससे? एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर से. और ये वॉल्यूम कितनी होगी उसी को हम बाइक की वॉल्यूम है ना सीसी बोलते हैं. सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर. जैसे कि अगर बाइक है तो 100, 150, 125, 350 एंड अगर फोर व्हीलर है तो है ना मारुति सुजुकी 800. तो 800 मतलब 800 सीसी उसकी वॉल्यूम है ना. फॉर्च्यूनर है टोयोटो 2.1 डी मतलब 2100 सीसी. डी, डी मतलब डीजल. फिर से स्विफ्ट होती है वीडीआई, वी शेप इंजिन, मतलब ये साइंटिफिक नोटिफिकेशन होता है. ठीक है, डीआई मतलब डीजल इंजिन. XUV 700, तर ती 700 असंच मॉडेल नंबर आहे तिचा. ठीक है ना, तिथं सीसी नहीं है. ठीक है, इन जनरल कुछ करते स्पेसिफाई, कुछ नहीं करते. ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गई. इसमें कितना फ्यूल है इसके ऊपर ये इंजन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करता है. ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होता है, फिर से ये मैकेनिज्म इस तरह से कनेक्टेड होता है टू द क्रैंक रॉड, और ये क्रैंक रॉड कनेक्टेड होता है टू द फ्लाई व्हील, और ये फ्लाई व्हील के इस एंड पे कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है देखो कि जब हम किक मारते हैं सबसे पहले तो ये पिस्टन जो है बी से लेके ए पे आ गया. अब ये बी से लेके ए पे आ गया मतलब ये फ्लाईव्हील यहां से यहां तक रोटेट हो गया. अब ये फ्लाईव्हील क्यों यूज करते हैं हम? फ्लाईव्हील का होता काय असतं? रिंग होती है, क्या डिस्क होती है? डिस्क होती है जिसका पूरा मास उसके रिम के ऊपर होता है और हम उसको कंसिडर करते हैं एज ए रिंग. ठीक है ना, कळालं का? डिस्क असते और उसका पूरा मास कहां पे होता है? रिम पे होता है. उससे क्या होगा? म्हणजे खरं खरं सांगतो उगा का मला घुमवण्यासाठी अशा गोष्टी करतो तू? काय होईल त्यांनी? काय होईल? ओमेगा कसा वाढेल? सांगा जा पटपट. बरोबर आन्सर. ओमेगा कसा वाढेल? मास आवेग असल्यामुळे काय होईल? इनर्शिया बढ़ जाएगा. जितना एक्स ऑफ रोटेशन से मास आवे होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा. इसलिए क्या होता है यहाँ पे इस डिस्क का जो पूरा मास है वो कहां पे होता है? रिम पे होता है. मतलब ये एंड के ऊपर हमने इसे फिक्स किया होता है. ठीक है, तो इस तरह का ये फ्लाईव्हील होता है. मतलब इंटरनल मास नेग्लिजिबल है, पूरा का पूरा मास कहां पे? एंड पे. क्लियर? अब होगा क्या देखो कि यहां से यहां तक ये क्रैंक रॉड ने इसको रोटेट किया. रोटेट किया मतलब ये मोशन में सेट हो गया. अब मोशन में सेट हो गया मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा? इसकी मोशन को जो रेस्ट में आने वाली है उसको अपोज करेगा, मतलब इसको मोशन में मेंटेन रखने का वर्क करेगा. समझ में आ रहा है? इसलिए हम यहाँ पे फ्लाईव्हील यूज करते हैं सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें लार्ज होना चाहिए. ठीक है, तो इससे होगा क्या देखो, पहले हम पिस्टन को पीछे लेके आ गए थे तब ये मोशन में सेट हो गया. अब हम यहाँ पे लिखते कि ये पोजीशन बी थी, ये पोजीशन कौन है? ए है. या फिर ये पोजीशन ए यहाँ पे उसने हाफ रोटेशन कंप्लीट कर दिया. ये मैकेनिज्म सेट होता है. ठीक है ना, पिस्टन का बी टू ए मूवमेंट मतलब फ्लाईव्हील का हाफ रोटेशन होता है. इसके मैकेनिज्म से कनेक्टेड होता है ये इनलेट वॉल.
जब ये पिस्टन पीछे आने का स्टार्ट होता है, ये आउटलेट वाल्व बंद होता है, इनलेट वाल्व शुरू हो जाता है। तो ये पीछे आ रहा है, सक कर रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इनलेट वाल्व ओपन है, मतलब ऊपर का एयर फ्यूअल मिक्सचर यहाँ पे हम फील कर रहे हैं। जब ये एंड पे आ गया, ए के ऊपर आ गया, मतलब इसने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया, इनलेट वाल्व ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है ना। 9 वाजतात फक्त ते गियर मेकॅनिझम असतं, अर्धा झाला की ओपन, परत अर्धा झाला की क्लोज, ठीक है। तो ऊपर का जो वॉल था अभी क्या हो गया, क्लोज हो गया। उसके बाद क्या होगा, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्क मतलब फ्लाईव्हील रुकेगा नहीं, और ये क्या करेगा ये रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ठीक है। ये क्या करेगा रिमेनिंग हाफ जो रोटेशन है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग हाफ रोटेशन इसने कंप्लीट करने से क्या होगा, ये पिस्टन फिर से ए से लेके बी तक ट्रॅव्हल करेगा। आता आपण पिस्टनला ए पासून बी पर्यंत घेऊन गेलोच नाही, उसको कौन लेके गया, फ्लाईव्हील लेके गया, कळालं का। उससे क्या होगा, अभी दोनों वॉल्व क्लोज है, जो इतनी वॉल्यूम थी उसको पिस्टन ने प्रेस करके ये पिस्टन यहां पे आ गया, मतलब अभी स्पेस कितना हो गया, इतना हो गया। अब ये वॉल्यूम रिड्यूस हो गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है, एट द एंड यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है। क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। अब ये स्पार्क प्लग कैसे वर्क करता है माहिती आहे का, नाही माहिती, लय पैसे खर्च केले आपण। ये स्पार्क प्लग ऐसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है। स्पार्क प्लग माहिती आहे का, त्याचा शॉक नाही घ्यायचा कधी, शॉक घेतो ना, शॉक घेतो म्हणजे शॉक लागतो ना कधीतरी, स्पार्क प्लगचा शॉक नहीं घ्यायचा कधी, कळालं ना। काय होऊ शकतं, पवन सारखं काहीतरी होऊ शकतं, क्योंकि वहां पे जो पोटेंशियल होता है वो इन द रेंज ऑफ 1600 टू 1800 होता है। आपल्या घरातला फक्त 240 वोल्ट आहे, कळालं ना। डिफरन्स ये की एसी वो डीसी आहे, त्यामुळे खूप भयानक काय म्हणतो आपण गंभीर होता है वो, तो वो शॉक नहीं लेने का। चुकून गेलेच कधी, वाटतं ना आपल्याला काहीतरी करून बघावं म्हणून, तांदळी बरोबर आहे की नाही, काय हो त्याला हात लावून बघावं म्हणून, ठीक है। तो ऐसे नहीं करने का। अब यहाँ पे स्पार्क प्लग कैसे प्रोड्यूस होता है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, देखो हम इलेक्ट्रिसिटी में इसको पढ़ने वाले, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है कि इसको हमने लेदर का जैकेट, लेदर के शूज पहना दिए, पवन चा मित्र है काय यार शांत करो अपन, झुकेगा नहीं साला तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है। अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा इसका पैर रब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो रहा है, होतं का असं हिवाळ्यामध्ये, प्लास्टिकच्या चेअरवर बसलो, इन्सुलेटिंग शूज पायात आहे, आणि उठल्यानंतर मेटलच्या डोरला, डोरच्या मेटलच्या हँडलला टच केलं, काय होतं, शॉक लागतो। बस वही प्रोसेस इसने की है, थोड़ी इलेक्ट्रॉन वाले म्हणजे नॉइज करते ना दे, ठीक है। उसने क्या किया, रब किया, और रबिंग की प्रोसेस में उसकी बॉडी में एकदम हाई पोटेंशियल डेवलप हुआ। यहाँ पे क्या है, जीरो पोटेंशियल है। अब क्या होगा देखो, अब झुक गया, क्या था ये, शॉक नहीं, स्पार्क, कळालं ना। मतलब इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ टच भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल ट्रिमेंडस हाई था, परत बघायचं, पोटेंशियल ट्रिमेंडस हाई था, और यहाँ पे पोटेंशियल जीरो था। इससे क्या होता है, टच भी नहीं कर रहे हम, देखो विदाउट टच क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहे हैं। इसको बोला जाता है स्पार्क। तो यहाँ पे भी सेम मेकॅनिझम होता है, स्पार्क प्लग जर चेंज केला, घरी आणला, तर तुमच्या लक्षात येईल, वहां पे क्या होता है, इस तरह पे, इस तरह का एक कंडक्टिंग रॉड होता है, एंड ये इंसुलेशन होता है, इसके ऊपर यहाँ पे और एक कंडक्टिंग रॉड होता है, और ये ऊपर का जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसको हम पोटेंशियल सप्लाई करते हैं इन द रेंज ऑफ 1800 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो जब ये स्पार्क प्लग में करंट फ्लो होगा, ये ऑन होगा, तब क्या होगा, अभी जो हो रहा था वैसे होगा, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, जंप करते टाइम फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी है, कोलिजन की वजह से हीट में कन्वर्ट होगी, और वो क्या करेंगे, स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, वही स्पार्क यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। फिर से मैकेनिज्म सिमिलर होता है कि जब ये रोटेशन एक कंप्लीट होगा तो इसको करंट का सप्लाई मिलेगा, मतलब ये स्पार्क करेगा। स्पार्क करेगा मतलब क्या होगा, ये जो मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर है, पेट्रोल एंड एयर का, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया थोड़ी सी, अगर और उसको स्पार्क बोलो, हीट बोलो, मिल गई, तो वो क्या करने वाला है, यहाँ पे बर्न होने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस उसको इग्नाइट कर रहे हैं। ये इग्निशन मिलने के बाद क्या होता है, इसका एक्सप्लोजन होता है। मग गाडी सुरू झाली, मग परत किक मारावं लागत नाही का, किक कंटिन्यू चालू ठेवावी लागती,
ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर स्पार्क एक्सप्लोजन करता है, क्या करता है, एक्सप्लोजन करता है। एंड इस एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, अगेन ये पिस्टन जो है वापस बी से लेके ए तक ट्रैवल करेगा। अब हम नहीं लेके आ गए, अब कौन लेके आ गया, पेट्रोल लेके आ गया, एक्सप्लोजन लेके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लोजन होने के बाद ये पिस्टन अगेन बी से लेके ए तक आ गया। अब उससे पहले क्या हुआ था, जब ये हाफ रोटेशन इस व्हील ने कंप्लीट किया था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कस तरी याला इथपर्यंत घेऊन आला होता। एंड यहाँ पे आने के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ऑलमोस्ट उसको रेस्ट में लेके मतलब रेस्ट में ही लेके आ रहा था, मतलब व्हील रुकने वाला था। लेकिन फिर से क्या हो गया, ये पिस्टन पीछे आ गया। पिस्टन पीछे आ गया मतलब ये व्हील क्या होगा, अगेन हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा। अब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर गया मतलब क्या होगा, फिर से मोशन में सेट हो गया। अगेन इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, इसका रिमेनिंग हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा। और इसके बिटवीन क्या होगा, अभी पिस्टन को पीछे आने के लिए तो यहाँ पे एक्सप्लोजन रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन आगे कौन पुश कर रहा है, अब ये फ्लाईव्हील कर रहा है, ठीक है। तो फिर से फ्लाईव्हील क्या करेगा, इसको अगेन ए से बी तक लेके जाने के लिए स्टार्ट करेगा। उसी बीच मैकेनिज्म एक्टिवेट होके ये आउटलेट वॉल है ये ओपन हो जाएगा। अब आउटलेट वॉल ओपन है, इनलेट वॉल क्लोज है। इसका मतलब जो जळालेला मिक्सचर है, जो पूरा कंबशन हो चुका है, ये कंबशन होने के बाद जो क्या बोलेंगे बर्न गैसेस है अंदर, ये पिस्टन उसको पुश करता है, सारे के सारे आउटलेट वॉल से नीचे चले जाते। कहाँ तक, जब ये पिस्टन आगे जाएगा पूरा ये स्पेस जो है वो फ्री हो जाता है, मतलब ये एम्प्टी हो जाता है। कड़ा लो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, ये फ्लाईव्हील का रिमेनिंग रोटेशन। अब उसके बाद में क्या होगा, ये तो इधर आ गए, फिर अगेन पिस्टन बी पे जाके रुक गया, ये यहाँ पे आ गया। तो बी के बाद में वापस ये ए के ऊपर आएगा, ये वॉल क्लोज होगा, ये वॉल ओपन होगा, एंड अगेन साइकिल क्या होगी, रिपीट होगी। इस तरह से तुमच्या गाडीचं इंजिन, आईसी इंजिन क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हीट है एट हाई टेम्परेचर, फिर हम क्या करते हैं, इसको साइलेंट करते हैं सायलेन्सर से। पण त्या आर्मी ट्रक मध्ये तो म्हटला ना सायलेन्सर, और ये क्या करता है, सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर लो है इस हीट को फ्लो करते हैं। मतलब हीट फ्लो हो रही फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, इस बिटवीन क्या हो रहा है, पिस्टन मूव हो रहा है, पिस्टन की मोशन की वजह से क्रैंक रॉड मूव हो रहा है, क्रैंक रॉड की मोशन की वजह से व्हील रोटेट हो रहा है, व्हील कौन सा, फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा है। मग या फ्लाईव्हीलवर आपण फक्त गियर बॉक्स बसवतो, उसके ऊपर चेन आती है, जैसे ये रोटेट होगा वैसे चेन क्या होगी, पावर सप्लाई करेगी। गिरनी में जैसा ना एक इकडे मोटर एक इकडे गिरनी, उसी तरह से फिर यही पावर हम रियर व्हील को देंगे, और रियर व्हील क्या करेगा, फिर रोटेट करेगा। ये रोटेशन अगर ग्राउंड पे होंगे तो वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा। त्याला वर उचलून घेतलं तर जागेवर फिरेल, ग्राउंडवर ठेवलं तर, कळतंय का। तो ये थर्मोडायनेमिक्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन मतलब अपनी गाड़ी असते, ठीक है। तो वहां पे भी दो टाइप के इंजन होते हैं आईसी इंजन में, एक 2 स्ट्रोक इंजन, एक 4 स्ट्रोक इंजन। अब 2 स्ट्रोक इंजन इंटरनेशनली उसके ऊपर बैन है तो वो बंद हो गए, है ना। अब कौन से होते सब, 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक मतलब कौन, यामा RX 100, एक छोटी सी बाईक असते वगैरे आवाज करते, ठीक है ना, RX 100 असते एक बाईक, ठीक है। आणि त्या बाईकची स्पीड सगळ्यात जास्त असते, उसका पिकअप जो है उसको बुलेट भी मैच नहीं कर सकती, समझ में आ रहा है ना, उसकी पावर एंड उसकी पिकअप। क्यों ऐसे, क्योंकि वो 2 स्ट्रोक है, एंड जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो क्या है, 4 स्ट्रोक है। तो 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि ये फ्लाईव्हील का एक चक्कर कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक बार कंबशन होता है। ये हो गया 4 स्ट्रोक इंजन का मैकेनिज्म। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2-2 बार एक्सप्लोजन होते हैं। अब एक्सप्लोजन 2 बार हो गए मतलब क्या हो गया, फ्यूएल का कंजम्पशन डबल हो गया। फ्यूएल का कंजम्पशन डबल हो गया मतलब तिकडून आपण विकत आणतो ते पण लॉस, इकडे आपण ऍटमॉस्फेअरला सोडतो ते पण लॉस, त्यामुळे गव्हर्नमेंटने याला बंद केलं, ठीक है। अब जो यूज करते हैं वो कौन से है, 4 स्ट्रोक इंजन है। ये कौन से इंजन हो गए, ये हो गए पेट्रोल इंजन। अब डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में क्या होता है, बाकी मैकेनिज्म सेम होता है डीजल इंजन में। मतलब वहां पे भी सिलेंडर होता है, सिलेंडर यहाँ पे क्लोज होता है, फिर से यहाँ पे पिस्टन है जो क्या करेगा, मूव करेगा, मूवेबल पिस्टन रहेगा। पीछे का जो मैकेनिज्म है, पिस्टन, क्रैंक रॉड, फ्लाईव्हील, वो ऑल टुगेदर सेम रहेगा। लेकिन डीजल इंजन को कार्बोरेटर नहीं होता है, डीजल इंजन को कार्बोरेटर नहीं होता है। क्या होता है फिर वहां पे, एयर फिल्टर होता है, कूलंट म्हणतो तो, कूलंट थंड करायला असतं बेटा, ठीक है। क्या होता है, एयर फिल्टर होता है। क्या होता है, एयर फिल्टर होता है। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे जो इनलेट वॉल है ये फ्यूएल के, पेट्रोल के टैंक से या फिर डीजल के टैंक से कनेक्टेड ही नहीं होता है। ये किससे कनेक्टेड है, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का काम क्या है,
एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसको सक करना है, खींचना है। कैसे खींचेगा? मैकेनिज्म वही है, पिस्टन पीछे जाएगा, यहाँ पे इनलेट वाल ओपन होगा, यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस होगा, मतलब ये एयर एटमॉस्फेयर से सक करेगा। मतलब यहाँ पे कोई फ्यूल नहीं आ रहा है, इसके अंदर कौन आ रहा है? सिर्फ एयर आ रही है, और ये एयर जो है वो कंप्लीटली हम यहाँ पे फील करते हैं। फिर ये पिस्टन पीछे जाता है, ठीक है, तब तक ये पूरा फील हो गया। आगे इन पिस्टन क्या होगा? आगे आएगा। पिस्टन आगे आएगा मतलब क्या करेगा? एयर को कॉम्प्रेस करेगा। अभी भी कोई फ्यूल नहीं है, एयर को कॉम्प्रेस कर रहा है। एंड जब कॉम्प्रेशन कंप्लीट होता है तब हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर ये फ्यूल टैंक से कनेक्टेड डीजल स्प्रे होता है। क्या होता है? तो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, कौन होता है? डीजल स्प्रे होता है। तो यहाँ पे ये डीजल स्प्रे क्या करता है? बस एक ड्रॉपलेट का 100 पार्ट जो होता है उसको स्प्रे कर देता है, और उस स्प्रे की वजह से ये कॉम्प्रेस्ड एयर क्या होती है? इग्नाइट होती है, एक्सप्लोड होती है। और इस एक्सप्लोजन में फिर से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगी, पिस्टन पीछे आएगा, एंड फिर ये आउटलेट वाल उसको बाहर लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे जो डीजल का कंजम्पशन होता है, फ्यूल का कंजम्पशन होता है, ट्रेमेंडसली लो होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पेट्रोल। मतलब कि सपोज एक कार है अपनी टियागो से, वो अगर पेट्रोल मॉडल में लेंगे तो मैक्स एवरेज देती है 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर, एंड वही डीजल है तो वो देती है 26 टू 28 किलोमीटर पर लीटर। खड़ा ना? तो ये डिफरेंस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हम एयर के साथ फ्यूल मिक्स नहीं कर रहे, ठीक है ना, बस उसको क्या कर रहे हैं? शिंपड़तोय अपन, फक्त स्प्रे कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से ये डीजल इंजन का वर्क होता है। दोनों भी क्या है? आईसी इंजन के एग्जांपल्स है, ठीक है। और ईसी इंजन में क्या होता था? कोल, वो क्या करता था? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता था। तो स्टीम को मिलने वाली जो एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी वो सराउंडिंग को लॉस्ट करता था। यहाँ पे क्या होता है? जो सिलेंडर है वो परफेक्ट क्या होता है? मतलब एडियाबेटिक वॉल से बना होता है, जो हीट को एक्सचेंज करने के लिए अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद में वर्क हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर कूलिंग मैकेनिज्म हमने यहाँ पे प्लेस किया होता है। अगर टू व्हीलर है तो फिन्स असतात मेटलच्या, इंजिन के सराउंडिंग में फिन्स कळतं का? पट्ट्या पट्ट्या, बरोबर है। वो क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? ये हीट लॉस्ट होगी ना मैक्सिमम एरिया को, ठीक है। एंड अगर फोर व्हीलर है तो वहां पे सामने ट्रक वगैरे असेल तो वो रेडिएटर्स होते जो क्या करते एकदम फ्रंटला जाळी जाळी असते बघा, ट्रक बघितले असेल ना कधीतरी, ठीक है। तो वहां पे वो जाली से क्या होती है? हवा अंदर आती है, मतलब वो कूल करता है। उससे अगर कूलिंग प्रॉपर नहीं हो गई तो फिर वहां पे ट्रैक्टर ट्रक मध्ये पाणी टाकतात बघा, ठीक है। तो वहां पे वाटर का मैकेनिज्म होता है, एंड अब वाटर को रिप्लेस करके कूलेंट लेके आ गए, ठीक है ना। का बरं? भारी असतं कूलेंट म्हणून, ठीक है, पवनला माहिती होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ईसी एंड आईसी इंजन वर्क करते। क्लियर है मैकेनिज्म? अब इसमें क्या होता है देखो कि बेसिकली जो डायग्राम हमने पहले ड्रॉ की थी कि यहाँ पे एक हीट का सोर्स होता है एट टेम्परेचर T1 जिसके पास हीट है Q1, सिंक होता है, रिजर्वायर होता है जिसका टेम्परेचर है T2 और उसके पास हीट कितनी है? Q2। जब ये हीट फ्लो होगी तो इन बिटवीन वर्क डन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंजन जब भी वर्क करता है तो इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, क्या होती है एफिशिएंसी? मतलब मशीन की एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पे आउटपुट मतलब क्या मिल रहा है हमें? वर्क। इनपुट मतलब कौन था? Q1। ये इनपुट था ना Q1, तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू कितना रहेगा प्रैक्टिकली? Q1 माइनस Q2, दोनों हीट का डिफरेंस जो है वही वर्क में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितनी होती है? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये होती है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। बस एवढंच हीट इंजन में, राइट। फिर बाद में हम इसको टेम्परेचर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एज Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू होता है T1 बाई T2। तो यहाँ पे एफिशिएंसी बनेगी ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। सेम फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले कार्नोट के साइकिल में भी, कार्नोट के इंजन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, कार्नोट के इंजन के बाद में हम देखेंगे 2 मिनट। तो यहाँ पे क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या है? 1 माइनस T2 बाई T1। व्हाट इज 1? T2 मतलब क्या है? किसका? सिंक का, जिसको हम हीट देने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रैक्टिकली ये कैसे कि ये जो एफिशिएंसी है वो 1 यानी कि 100% कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 में से ये नंबर हमेशा से सब्सट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें ये नंबर जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको अगर हमने कम कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा? एफिशिएंसी वाढेल म्हणजे बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक तो T2 को
कम करना पड़ेगा, या फिर T1 को अगर एफिशिएंसी को हमें 100% बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, T2/T1 को 0 बनाना पड़ेगा। अब T2/T1 0 कब बनेगा, काय सेम असल्यावर 0 होईल का, सेम असल्यावर 1 होईल, मग 1 - 1 0, इंजिन बंद पडलं, ठीक है। 0 कब होगा T2/T1, अगर T2 0 होगा तो, या फिर T1 इंफिनिटी होगा तो, समझ लो। बट T1 को इंफिनिटी रखना वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, T2 को 0 केल्विन मेंटेन करना वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब एफिशिएंसी कैन नॉट बी 0। लेकिन अगर हम T2 को कम करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एंड इसी कंसेप्ट के ऊपर आती है फिजिक्स की नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज क्रायोजेनिक्स। हाँ रॉकेट्स, क्रायोजेनिक्स क्या होता है, क्रायोजेनिक मतलब सेम, सारी प्रोसेस सेम होती है। क्रायोजेनिक्स मतलब जहां पे हम लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के साथ डील करते हैं। मतलब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम अगर है तो फिर डिफरेंट जो भी वर्क मैकेनिज्म है वो कैसे रहेगा, उसको हम स्टडी करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक्स। कळालं ना। तो क्रायोजेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर और प्रोसेसेस रिलेटेड टू वेरी लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना T2 कम उतनी एफिशिएंसी ज्यादा। और अभी जो है लेटेस्ट रॉकेट के लॉन्चिंग की प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो क्रायोजेनिक ही होती है, ठीक है ना। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे हमने मैकेनिज्म पढ़ा, उसमें 2 स्टेज का रॉकेट था, है ना। एक स्टेज ऊपर लेके जाएगा, फर्स्ट स्टेज डिटैच होगी, दूसरा अड़वा कर देगा, फिर वो सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में सेट कर देगा, ठीक है। और उस प्रोसेस में हम एक एक सैटेलाइट को लॉन्च करते थे। लेकिन आपको मालूम होगा कि 15 फरवरी 2016 में इंडिया ने 104 सैटेलाइट एक ही लॉन्चिंग में मतलब प्रोजेक्ट किए थे। एंड कुछ तो टाइम इंटरवल इन बिटवीन 16 मिनट टू 19 मिनट था। 19 मिनट के टाइम इंटरवल में 104 सैटेलाइट अपने अपने ऑर्बिट में सेट हो गए थे। उसको अगर हम कन्वेंशनल इंजन यूज करते तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो उसके प्रोजेक्शन के लिए हमने यूज किए थे क्रायोजेनिक इंजिन्स, ठीक है। अब ये घटना है 2009 की, जब सबसे पहले क्रायोजेनिक इंजिन सर सिर्फ रशिया, यूएस एंड उसके बाद में चायना यूज कर रहा था। चायना सोबत तर आपल्याला काही देतं नाही घेतं नाही, ठीक है। तो हमने रशिया एंड यूएस के पास गए थे कि आम्हाला क्रायोजेनिक इंजिन द्या, टेक्नॉलॉजी नका देऊ, क्रायोजेनिक इंजिन दे दो हमें एंड पैसे घ्या, जिसका यूज करके हम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट जसं सुपर कॉम्प्युटरचं झालं होतं, सुपर कॉम्प्युटर का मालूम है, परम 1 है ना, पॉलिटिकल रिलेटेड नहीं है ना। परम 1 सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, फर्स्ट वन जो हमने बनाया था। पहले बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन यूएस, रशिया, चायना, जापान इन्होंने सुपर कॉम्प्युटर हमें म्हणजे आपल्याला विकायला नाही म्हटली होती। बघा तुम्ही, म्हणजे एक तर आपली लायकी एवढी कमी आहे किंवा ते आपल्याला एवढे घाबरतात। दोन रिझन आहे, एक तर आपण स्वतंत्र झालो 1947 ला, त्याच्या अगोदर आपल्याला सगळे कॉमनवेल्थ म्हणून ओळखत होते। कॉमनवेल्थ कळतं ना, जे गरीब आहेत, गरीब का आहेत, कारण त्यांच्यावर इंग्रजांनी राज्य केलं होतं, ठीक है। ते कॉमनवेल्थ है। उसके बाद में सबसे पहले हमने 1974 में हिला दिया था दुनिया को। कैसे, मिशन बुद्धा लाफिंग, एटॉमिक बॉम्ब जो था उसको टेस्ट करके, ठीक है। उसके बाद दुनिया जो है मतलब इंडिया के बारे में से म्हणजे दुविधा मनस्थितीमध्ये असते, चांगले वाटतं पण अवघड है, ठीक है ना। इसलिए हमारे साथ ज्यादा डील नहीं करते थे। तो उसके लिए क्या हुआ, जब सुपर कंप्यूटर का डील का पार्ट आया था तब ये बेचने के लिए नहीं बोल रहे थे, और यूएस ने अलर्ट किया था सभी लोगों को की हे सुपर कॉम्प्युटर स्पेस प्रोग्रामसाठी घेऊन जातील आणि ॲटम बॉम्ब बनवायला यूज करतील, म्हणून यांना कोणी देऊच नका। मग काय झालं, इगो हर्ट झाला, झुकेगा नहीं साला, है ना। और वहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, राजीव गांधी ने प्रोजेक्ट शुरू किया। अकोल्याचे आपले डॉक्टर विजय भाटकर अजून पण आहेत, ते त्यांचे खूप चांगले इंटरव्यू येतात, नीट नंतर वेळ मिळाला तर बघा, खूप इंस्पायरिंग पर्सनॅलिटी है। उन्होंने मतलब उस प्रोजेक्ट को लीड किया था। पुण्यामध्ये एक इंस्टिट्यूट है इंडियन गवर्नमेंटचं, क्या नाम, सीडैक, सीडैक इंजीनियरिंग के बाद में वहां पे एक कोर्स ऑफर करता है सीडैक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और जिन लोगों को वो कोर्स के लिए मतलब एडमिशन मिल गया, तो आज तक मेरा एक्सपीरियंस है कि वहां पे एमएनसी क्यू में होती है, क्यू में होती है मतलब लाइन में होती है, सीडैक जिनका कंप्लीट हुआ है उस कैंडिडेट को हायर करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी जो ये आधार कार्ड वगैरह इसकी जो सिस्टम का पूरा मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड करने का काम था, वो प्रोजेक्ट सीडैक का ही था, बाद में टीसीएस को दे दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन जो
पूरा वर्क है वो सीडैक ही करता है। तो परम जो था वो बनाने वाला इंस्टीट्यूट भी कौन है, सीडैक ही है, ठीक है। उसको हेड कौन कर रहे थे, लीड कौन कर रहा था, डॉक्टर विजय भाटकर। और मतलब जब मीटिंग वगैरह हुई थी तो गवर्नमेंट ने उनको टाइम दिया था कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम 18 मंथ से कम टाइम इंटरवल में उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो भी वर्ल्ड के सारे सुपर कंप्यूटर के साथ कम्पीट कर रहा था, म्हणजे त्यांच्याच बरोबरीचा होता, ठीक है। परम 1, अब परम की 7 सीरीज आ चुकी है। क्या होता है सुपर कंप्यूटर, लेवरी कंप्यूटर, ठीक है। तो उस तरह से क्रायोजेनिक्स के बाद में भी बारे में भी वही प्रॉब्लेम हो रहा था। 2009 में जब हम पैसे लेके जा रहे थे, आपल्याला कोणी इंजिन पण देत नव्हतं, मग काय झालं, परत इगोट झाला और उसके बाद में इसरो ने वर्क शुरू किया। अभी इसरो के नए चेयरमैन सेलेक्ट हुए, परसों ही 3 दिन हो गए, क्या नाम है, हे साऊथच्या लोकांचे नाव अवघड असतात, विसरलं मी, अवघड असतं, ठीक है तो बेसिकली वो भी थे उस मिशन में। तो इन्होंने क्या किया, फिर खुद का ही क्रायोजेनिक इंजिन बनाने का प्रोजेक्ट सुरू किया। 2019 नंतर आपलं इस्रो कंप्लीट हल्लं होतं, कळालं ना, म्हणजे शांत झोपतच नव्हते लोक, की आता लय मोठा युगो हट झाला। याला कारण हे होते की आपल्याला क्रायोजेनिक विकायला नाही म्हटले, आम्ही जगाला एवढी हेल्प करतो, कोणाला काही काम पडलं तर, है ना। आता काल युद्ध सुरू झालं, आपण आपले राफेल भाड्याने द्यायला तयार आहे, ठीक है और हमें क्रायोजेनिक इंजन चाहिए, वो नहीं दे रहे। तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर वो उन्होंने क्रायोजेनिक्स के ऊपर वर्क शुरू कर दिया। उसके बाद में साइमल्टेनियसली फिर से वो मार्स ऑर्बिटल मिशन था, जिसमें हम जीएसएलवी बना रहे थे, है ना। तो जीएसएलवी का मिशन जो है 2012 में ऑलमोस्ट जीएसएलवी बन के रेडी था। जीएसएलवी म्हणजे लय अवघड असतं, ठीक है ना, जिओ स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल लय मोठी असते, बनवायला 2-4 वर्ष लागतात, 4-5 हजार कोटी लगता, ठीक है। और उसको बना के फिर जब मार्स के ऊपर जाना था, उससे पहले मून के ऊपर लेके जा रहे थे उसको, और जाते जाते वो एक्सप्लोड हो गया और फेल हो गया। जेवढं बजेट होतं 2-5 वर्षाचं सगळं संपलं, बाहेरून कोण विकत देईना, आपलं गव्हर्नमेंट पण येड्यात काढायला लागलं होतं, म्हणून यांचा इगो हट झाला, आणि माहिती है तुम्हाला ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने वर्क शुरू किया क्रायोजेनिक का, दुनिया को कुछ मालूम ही नहीं था क्या चल रहा है, इसी के ऊपर वर्क कर रहे थे। ईटा इक्वल्स टू 1 - T2/T1, बघा फिजिक्स किती भारी आहे, ठीक है ना। काल परवा मी ग्रुप मध्ये फोटो पण टाकला होता। तुम्हाला वाटतं ना एमबीबीएस ला काही नसतं म्हणून, इथपासून सुरू असतं, इंजेक्शन कसं द्यायचं, सरळ द्यायचं, आडवं द्यायचं, है ना, बरोबर है पवन, ठीक है तो क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर उन्होंने वर्क शुरू किया, और जब हमने रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट का, तब वर्ल्ड का रिकॉर्ड था 44 सैटेलाइट का, है ना। 44 सैटेलाइट एट द सेम टाइम उन्होंने लॉन्च किए थे, आणि त्यांना वाटलं तर आपण लय भारी है ना। अपन एकदम फक्त 3 दिवस अगोदर डिक्लेअर केलं की हम अभी क्या करने वाले, 104 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले। उसी बीच इंट्रेक्स नावाची एक कंपनी आहे, जी इस्रोची जगासोबत डील करते, कोणा सैटेलाइट लॉन्च करायचं असेल तर पैसे घेते, ठीक है ना। तो उसने क्या किया था, 3 इंडिया के एंड 101 बाहर के पैसे घेऊन सैटेलाइट लेके आ गए, और एक ही लॉन्चिंग में सक्सेसफुली 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए थे बाय यूजिंग क्रायोजेनिक का इंजिन। कळालं ना, क्रायोजेनिक म्हणजे काय, फक्त हे टेम्परेचर T2 कमी करायचं, लेकिन प्रैक्टिकली जो भी हम व्हीकल चलाते हैं उसमें रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो लिमिटेशन है एफिशिएंसी के वो है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, 40% टू 60%, ठीक है। इसलिए एवरेज बढ़ाने के लिए मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, जो व्हीकल्स का वेट होता है वो रिड्यूस करते, ठीक है। जाऊ द्या सोडे, हे कळालं का। यस सोमनाथ, नाही रे, काही सांगतो का, आता चेक केलं तू, नहीं तो गूगल अपडेट नहीं झालं। चलो नेक्स्ट, हीट इंजन क्लियर है सबको, राइट डाउन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, तो प्रैक्टिकल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बोला, मोटे मोटे गप्पा है ना, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हेन्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हे सारे भारतीय माझे असं फर्स्ट स्टेटमेंट सांगतो, सेकंड स्टेटमेंट काय सांगतो, असं नाहीये, सगळे बांधव नाही आहेत, कळालं ना, ठीक आहे। कम टू द पॉइंट, सेकंड, अरे म्हणजे लोक भांडणं करता ना, लागले असायला लगेच, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट एनर्जी इंटू 100% वर्क, या फिर वर्क इंटू अगेन एनर्जी। म्हणजे कसं, गाडी चालवतोय आपण, ब्रेक्स अप्लाई केले, क्या होतं, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, 0 हो गई मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, क्या कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, गाडी चालवताना ब्रेक्स मारले, कोणती पोटेन्शियल एनर्जी आली बाळा तिथं, काही आपलं
कुठले पोटेन्शियल एनर्जी असते का? फिर कौन सी एनर्जी है? अरे काय तुम्ही डोके तर चालू आहे ब्रेन त्याच्यामध्ये, गाड़ी चल रही है स्पीड में, मतलब उसके पास वेलोसिटी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, सडनली ब्रेक्स अप्लाई करके उसको रोक दिया, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पहली बात। जीरो होगी मतलब डिस्ट्रॉय होगी क्या? वो कन्वर्ट होगी दूसरे फॉर्म में। तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होती है? सबसे पहले कन्वर्ट होती है मैक्सिमम अमाउंट इनटू हीट। हो, कोणाला बोलला तू? मला ऐकायलाच नाही आलं ना, तू स्वतः बोलला, मनात बोलला। ठीक है, क्या होता है? हीट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद में कुछ साउंड में कन्वर्ट होती है, कुछ मेकेनिकल या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स होती है उसमें कन्वर्ट होती है। अँड सडनली आपण लगेच जाऊन तिथं बर्फ ठेवला तर परत गाडी पळायला लागेल का? कळतंय का? एनर्जी का कन्वर्जन फुटून जाईल। एनर्जी का कन्वर्जन होता है लेकिन वो 100% नहीं होता है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है। बट आपल्याला जे रिक्वायर्ड आहे तेच आपण स्टडी करू। राइट डाउन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तोच आपला प्लैंक, PLANCK। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजिन, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजिन। परपेच्युअल मोशन मशीन माहिती आहे का तुम्हाला? परपेच्युअल मोशन मशीन नाही ऐकलं? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजिन which will convert total amount of heat into work। which will convert total amount of heat into work। असं होऊच शकत नाही, ठीक आहे? असं झालं असतं तर काय झालं असतं? मतलब 300-400 वर्षापूर्वी काही लोकांनी हा प्रोजेक्ट केला होता, त्याला परपेचुअल मोशन मशीन बोला था, और उसमें वो वर्क कर रही थी कि अगर एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार एनर्जी फीड कर दी, उसके ऊपर से कंटिन्यूअसली वर्क कर सकते। मी एग्जाम्पल सांगतो, त्यांनी वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये केलं होतं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम EMI पढ़ने वाले, EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें क्या होता है कि अगर एक कंडक्टर स्टेशनरी है एंड उसकी सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें क्या होता है? EMF इंड्यूस्ड होता है, ठीक है? तो एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे फैन के 3 विंग्स को हमने 3 मैग्नेट कनेक्ट कर दिए और उसके नीचे एक रॉड रख दिया और फैन का स्विच ऑन किया, क्या होगा? फैन रोटेट होगा, मैग्नेट रोटेट होंगे, मतलब कंडक्टिंग रॉड के ऊपर एक्ट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं होगी, चेंज होगी। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? रॉड में EMF इंड्यूस करेगी। फिर उस रॉड के दो एंड को 2 वायर कनेक्ट करके अगेन फैन के स्विच को सप्लाई देंगे, तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। फिर वही करंट फैन को मिलेगा, फैन रोटेट होगा, फैन रोटेट होगा मतलब फिर से EMF जनरेट होगा, EMF जनरेट होगा, फिर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वही इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हम फॅन को देंगे। चालेल का असं? हे त्यांनी लय वर्ष प्रयत्न केले आणि त्यानंतर त्यांनी डिक्लेअर करून ठेवलं की परत कुठलाच ह्युमन बिईंग या पद्धतीच्या मशीनवर वर्क करणार नाही, परपेच्युअल मोशन मशीन बनत नाही आणि त्याच्या नादाला लागायचं नाही। कळालं ना? तो यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेसिक कंसेप्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है? इसको हम यूज करते हैं हीट इंजन में, जो अभी देखा था, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट क्लॉजियस स्टेटमेंट, क्लॉजियस, CLAUSIUS, क्लॉजियस, रुडोल्फ क्लॉजियस। क्या होता है क्लॉजियस स्टेटमेंट? इट इज इम्पॉसिबल to extract heat it is impossible to extract heat from low temperature and transfer it to high temperature without any external work,
विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क. कळलं ना? म्हणजे हे लिमिटेशन सांगतात सेकंड लॉ मध्ये. ठीक आहे, की फर्स्ट लॉ फक्त बोलायच्या गोष्टीत, असं प्रॅक्टिकली होत नाही. ठीक है, अब यहाँ पे जो है सेकंड लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर हीट पंप और रेफ्रिजरेटर. लिया, इट इज एप्लीकेबल फॉर हीट पंप और रेफ्रिजरेटर. हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या होता है इसमें? रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, एसी, फ्रीज, एसी, फ्रीज म्हणते मी, काय ऑप्शन देतो काय तुला? काय डोके चालते एक एक. फ्रीज एसी असतं का, उसमें ये होता है, उसको हीट पंप बोलते हैं. क्या होता है फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में? ये भी बोला था आई थिंक पहले, हाउ रेफ्रिजरेटर वर्क्स. भारी वर्क्स है ना. क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है. पूरा रेफ्रिजरेटर जो होता है उसके टॉप एंड में जो कंपार्टमेंट होता है फ्रीजर, तो फ्रीजिंग की प्रोसेस बस वही पे होती है. ते फ्रीजर सोडलं तर बाकी कुठल्याही प्रोसेसमध्ये काही मेकॅनिझम नाही. ठीक है, तो फ्रीजर में क्या होता है, एक एनक्लोज बॉक्स होता है. उस बॉक्स में क्या होता है, कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो वहां पे जो है हम एक वर्किंग सब्सटेंस को पास होने के लिए अलाउ करते हैं. वर्किंग सब्सटेंस मीन्स एक गॅस असतो कुठला तरी. पहिले आपण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करायचो, बट त्यामुळे लय ओझोनला हानी पोहोचली म्हणून आपण काय केलं, बंद केलं. कळालं ना? ते काय लॉकडाऊन मध्ये नाही का सुरुवातीला न्यूज येत होते, हिमालय दिसायला लागला, हे दिसायला लागलं, ते दिसायला लागलं. ठीक है, येडे गाबाळ लोक काही सांगत होते. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था, ओजोन को मतलब उसकी लेयर डिप्लीट होती थी, तो उसके ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन लाए और फिर उसका मैकेनिज्म क्या कंपोजिशन चेंज कर दिया. ठीक है, तो उसको बोला जाता है वर्किंग सब्सटेंस. मतलब क्या, जो हीट को लेके जाने वाला है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर या फिर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ऊपर फ्रीजर होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, इस वर्किंग सब्सटेंस को पास होने के लिए अलाउ करते हैं. और पास होते टाइम वो क्या करता है, एक्सपांड होता है. अब नॉर्मली एक्सपांशन के लिए अगर हम एक्सटर्नली हीट सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, या फिर हम अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपांशन की प्रोसेस में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा ना. तो वहां पे फ्रीजर में क्या होता है, वो एक्सपांड होता है. एक्सपांड होने के लिए उसको रिक्वायरमेंट किसकी है, हीट एनर्जी की. तो वो क्या करता है, फ्रीजर में जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है. फिर हम क्या करते हैं, उसने हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको मागच्या साईडला बघा फ्रीजरच्या ते नेट असतात, जाळ्या असतात. ठीक है, उसमें से खींच लेते. खींचेगा कौन, नीचे कॉम्प्रेसर मोटर होती है, मोटर चालू होती है. ठीक है, तो मोटर क्या करती है, उसको खींचती है. खींचने के बाद मोटर में जाने के बाद उसका क्या होता है, अगेन कॉम्प्रेशन होता है. कॉम्प्रेशन में क्या होगा, जो हीट एब्जॉर्ब की थी वो सराउंडिंग को छोड़ देगा, रिजेक्ट कर देगा. समझ लगा? तो रिजेक्ट करने के बाद कॉम्प्रेस्ड गैस अगेन हम सेंड करते, कहाँ पे, फ्रीजर में. फ्रीजर में आने के बाद उसको क्या करना है, फिर से एक्सपांड होना है. एक्सपांड होने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, हीट की. हीट कहाँ से मिलेगी, फिर से वो हीट की, मतलब फ्रीजर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा. एक्सपांड हो गया, एक्सपांड हो गया, अपन पकडून परत त्याला कॉम्प्रेस करणार. कॉम्प्रेस हो गया, फिर वो हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा. फिर उसको पकड़ के फ्रीजर में छोड़ देंगे. फ्रीजर में जाने के बाद मतलब इस तरह से वो हमारा वर्क करता है, इसलिए वो वर्किंग सब्सटेंस है. कड़ा लो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेसर मोटर जो है वो हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. फ्रीजर का टेम्परेचर नॉर्मली 20-22 डिग्री सेल्सियस. सराउंडिंग का टेम्परेचर आता ले ऊन लगता है ना 35 डिग्री सेल्सियस तक. तो सराउंडिंग को हीट वो दे रहा है. इसका मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट को वो फ्लो कर रहा है. तो उसको बोला जाता है एज ए हीट पंप. और ये कैसे होता है, ये देखो, ये T1 है, जहां पे हीट कितनी है, Q1 है. ये T2 है, यहाँ पे हीट कितनी है, Q2 है. तो ये वर्क करके क्या करना है, हीट को यहां से यहां तक सप्लाई करना है. समझ में आ रहा है? पहले हीट इंजिन में क्या था, उल्टा था, है ना. हे वर्क इकडे मिळत होतं आपल्याला, हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती थी. हीट पंप में क्या होता है, उल्टा होता है. ठीक है, तो ये हीट पंप से रिलेटेड बीटा आता है. बीटा, बीटा का मतलब तुझं ऐकून मी पण काही लिहायला लागलो. ठीक आहे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बीटा का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. अब देखो एफिशिएंसी में क्या था, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब वर्क डन अपॉन. तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट अपॉन वर्क डन. इनपुट कौन है यहाँ पे, Q1 अपॉन आउटपुट कौन है, W. तो ये बनेगा Q1 अपॉन W. तो ये Q1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, फिर सॉरी W इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, Q1 माइनस
Q2। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना बनेगा, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। या फिर इसको अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो एफिशिएंसी, हीट पंप पे तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये वर्क करते हैं बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्नोट साइकिल या फिर कार्नोट इंजन। तो ये कार्नोट ने क्या बोला था, एक आइडियल साइकिल उसने एक्सप्लेन की है जिसकी एफिशिएंसी जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल इंजन से उसमें सबसे ज्यादा हायर है। मतलब इन फ्यूचर, इन पास्ट या फिर इन प्रेजेंट कहीं पे भी एक कार्नोट के ज्यादा एफिशिएंसी देने वाला इंजन डेवलप करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका इंजन एकदम सिंपल मैकेनिज्म वाला होता है। देखो क्या होता है कि सपोज इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हीट का सोर्स लेना है एट टेम्परेचर T1। देन जहां पे हम हीट को छोड़ देंगे वो सिंक बनेगा जिसका टेम्परेचर रहेगा T2। एंड यहाँ पे एक इंसुलेटिंग स्टैंड होगा एंड इसके ऊपर मूव होने वाला एक सिलेंडर रहेगा और सिलेंडर के अंदर यहाँ पे एक पिस्टन रहेगा। म्हणजे आपण आयसी इंजिनचं मेकॅनिझम बघितलं ना, तेच आहे, पण ते थोडं समजण्यासाठी याने असं एक्सप्लेन केलं, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जब भी हम यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में, तो ये इस तरह से कंप्लीट करनी है कि फर्स्ट स्टेप में हमें करना है आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्या करना है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब ये आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब क्या, एक्सपांशन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोला है उसने कि ये सिलेंडर है, ये सबसे पहले हम कांटेक्ट में लेके आएंगे हीट के सोर्स को, हीट के सोर्स के साथ, और ये इन दोनों की वॉल जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होती है। तो ये सिलेंडर उठा के अगर हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हीट का सोर्स है, ये कंडक्टिंग वॉल है बिटवीन, तो पूरी की पूरी हीट किसको मिलेगी, यहाँ पे अंदर जो गैस था इसको मिलेगी, और ये गैस हीट मिलने की वजह से क्या होगा, एक्सपांड होगा, और ये सिलेंडर जो है, सॉरी पिस्टन जो है इस तरह से ऊपर चला जाए। मतलब यहाँ पे हीट देने के बाद गैस का क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को एकदम धीरे धीरे ऊपर आने के लिए अलाउ करते हैं सो दैट इसका टेम्परेचर सेम मेंटेन रहना चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। अब इस आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर सेम है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 था तो इधर भी टेम्परेचर कितना रहेगा T1, लेकिन प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, मायनस का नाही का, असंच म्हटले का निकिता, किती असतं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तू निकिता आहे का, 2.303 nRT लॉग टू द बेस 10 ऑफ, काय नॅचरल लॉग घ्यायचा, नॅचरल घेतला तर 2.303 नाही घ्यायचं, ठीक है। क्या होगा V2/V1, ये बना वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन इन फर्स्ट स्टेप। ऋषिकेश लिहू नको बाळा, अजून वेळ आपली। सेकंड प्रोसेस में इसने बोला कि फिर से क्या करना है, गैस को एक्सपांड करना है, लेकिन अब एक्सपांड करेंगे कैसे, एडियाबैटिकली। तो ये बनेगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब ये एडियाबैटिक एक्सपांशन जब होगा, कैसे होगा देखो, अब ये हम सिलेंडर पिस्टन को उठा के, अब ये जो इंसुलेटिंग स्टैंड था, इंसुलेटिंग मतलब ये हीट को कंडक्ट करने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा, इसके ऊपर ये थोड़ा सा मोटा, ठीक है, इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे एंड ऐसे प्लेस करने के बाद अगेन गैस जो है उसको एक्सपांड होने के लिए अलाउ करेंगे।
मतलब एक्सपांशन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है ना, तो ये हीट की एक्सचेंज को अलाउ नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा? अरे येडे का बळ्यांनो, आयडियाबॅटिक आहे ना, आयडियाबॅटिक मध्ये काऊन टेम्परेचर चेंज नाही होणार? मग का बरं नाही म्हणताय? आयडियाबॅटिक एक्सपांशन है तो टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा? गायत्री गुड मॉर्निंग। आइडियाबैटिक एक्सपांशन है, उसमें क्या कांस्टेंट होता है, क्या जीरो होता है? डीक्यू। कळालं ना, हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करते। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है और गॅस एक्सपांड हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? हीट दिलीच नाही आणि तरी एक्सपांशन होतंय कसं? अरे होतं ना, आयडियाबॅटिक प्रोसेस मध्ये तेच होतं ना। आयडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि एक्सटर्नली हीट नहीं सप्लाई करते, लेकिन गैस एक्सपांड होता है। कैसे एक्सपांड होता है? क्योंकि वो खुद की इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज करता है ना। dq इक्वल्स टू du प्लस dw में इफ dq इक्वल्स टू जीरो देन du बनेगा माइनस ऑफ dw। तो अगर वहां पे dw पॉजिटिव है तो वहां पे du को माइनस होना पड़ेगा। म्हणजे अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वहां पे इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। इंटरनल एनर्जी कम हो रही है मतलब क्या कम हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। इसलिए जब एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा? मग आतापर्यंत झोपले होते का? क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। मतलब ये प्रोसेस अगर टेम्परेचर T1 पे थी तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना बनेगा? T2 बनेगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? nRT nr ब्रैकेट ऑफ T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये क्या हो गया? वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ, एक्सपांशन। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू कार्नोट हमें क्या करना है? फिर बाद में कॉम्प्रेशन करना है। कौन सा कॉम्प्रेशन? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। अब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से उठा के ये जो कोल्ड या फिर सिंक था इसके कांटेक्ट में ये सिलेंडर को प्लेस करना पड़ेगा। अब क्या होगा देखो, इसका टेम्परेचर लो है, इसके पास हीट ज्यादा है, मतलब इसका टेम्परेचर हाई है। ये परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल है, तो सारी की सारी हीट किस में फ्लो होगी? समझ में आ रहा है ना? हीट जा रही है मतलब वो क्या होगा? ऊपर से हम उसको कॉम्प्रेस भी करेंगे, कॉम्प्रेस होगा और हीट भी जा रही है, इसलिए टेम्परेचर सेम मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा टेम्परेचर? T2। पवन आइसोथर्मल है की नाही? मग टेम्परेचर कॉन्स्टंट, मग पहिले जे होतं T2 तेच टेम्परेचर T2 असेल। प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन 2.303 nRT। फक्त हा T2 घ्या, इथं T1 घ्या। हाँ, लॉग टू द बेस 10। अब देखो V1 ग्राफ ग्राफ ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करते फिर और क्लियरेंस आ जाएगा। P वर्सेस V। तो प्रोसेस शुरू होती है फ्रॉम A। अब A के ऊपर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। उसके बाद में हमने क्या किया? आइसोथर्मल एक्सपांशन किया। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या होगा? प्रेशर बनेगा P2, वॉल्यूम बनेगी V2, टेम्परेचर रहेगा T1 क्योंकि आइसोथर्मल था। उसके बाद में क्या किया? अगेन एक्सपांशन किया। कौन सा एक्सपांशन? एडियाबैटिक में क्या होगा? फिर प्रेशर बनेगा P3, वॉल्यूम बनेगी V3, टेम्परेचर बनेगा T2। उसके बाद में क्या किया? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में क्या होगा? टेम्परेचर T2, प्रेशर P4, वॉल्यूम V4। एंड एट द एंड लास्ट प्रोसेस में क्या करना है? एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो उसमें क्या होगा फिर? टेम्परेचर अगेन T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। साइक्लिक प्रोसेस है ना, जहां से निकली थी घूम फिर के वहीं पे आ। क्लियर? तो ये बन रहा है W1, ये बन रहा है W2, ये हो रहा है W3, ये बनेगा W4। अब बोलो, यहां पे W3 में 2.303 nRT2 लॉग टू द बेस 10 ऑफ वॉल्यूम क्या लेना पड़ेगा? V4 बाय V3, W4 बाय W3।
V4 बाय V3। क्लियर है? अब ये हो गई थर्ड प्रोसेस। अब लास्ट में क्या करना है, ग्राफ कुठे गेला आपला, कुठे आहे? पण काय होतं असं, एवढं मेहनतीनं ग्राफ काढलेला कुठे गेला? माग कसं जाईल बरं सपना, काही पण बर। फर्स्ट, सेकंड, आपण थर्ड पेज घेतलं होतं ना? आता फिफ्थ घ्या मला, लय हुशार आहे तुम्ही हं? कळलं का? चलो, तो तीन प्रोसेस हो गई थी, फोर्थ वन कौन है अब? एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। तो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन कैसे होगा? परत सिलेंडरला कुठे ठेवणार आपण? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, और फिर सिलेंडर को, पिस्टन को धीरे धीरे प्रेस करेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन तो होगा लेकिन हीट एक्सचेंज होने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे हम, तो वहां पे टेम्परेचर चेंज होगा या सेम रहेगा? का बरं होता, आता माहित नहीं हमारा है ना। तो W4 क्या रहेगा एडियाबेटिक में वर्क डन? nRT2 माइनस T1, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। क्योंकि टेम्परेचर हम इनिशियल माइनस फाइनल लेते हैं ना, तो फोर्थ प्रोसेस में पहले T2 है, बाद में T1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये कार्नोट साइकिल में चार प्रोसेस में, मतलब चार स्टेप में साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इस प्रोसेस में अगर हमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है W, तो कितना होगा? W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। कर लो। अब इनकी वैल्यू पुट करनी, कितना था W1? W इज इक्वल्स टू, W1 कितना था? क्या था? आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन में वर्क डन 2.303 nRT1 log to the base 10 of V2 upon V1 प्लस नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी थी? एडियाबेटिक एक्सपांशन। उसके लिए वर्क डन nRT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। उसके बाद आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, तो क्या था? 2.303 nRT2 log to the base 10 of V4 upon V3 प्लस nRT2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? बट इसमें क्या होगा, ये nr कस काय कॅन्सल डायरेक्ट, मी म्हटलं म्हणून कॅन्सल। एक्सपांशन कॉम्प्रेशन माइनस होते, असं काही पण का? प्लस प्लस है ना, वेरी गुड। क्या करेंगे हम, बस यहाँ पे T2 माइनस T1 है, इसको T1 माइनस T2 लिखेंगे तो ये प्लस माइनस बनेगा, फिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्क डन कितना बचा? 2.303 nRT1 log to the base 10 of V2 by V1 plus 2.303 nRT2 log to the base 10 of V4 upon V3। ये क्या हो गया? वर्क डन। कौन सी प्रोसेस में? कार्नोट के साइकिल में। मग त्यांनी हेच सांगितलं होतं की कोई भी इंजिन अगर इस तरह से वर्क करेगा, पहले एक्सपांशन आइसोथर्मल, देन एक्सपांशन एडियाबेटिक, देन कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल, देन कॉम्प्रेशन, तो उस प्रोसेस में क्या होता है? एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो जो भी आईसी इंजन हमने देखे थे उनका मैकेनिज्म भी इसी साइकिल की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसलिए डीजल साइकिल, पेट्रोल साइकिल जो है उनका एफिशिएंसी का पार्ट एज कंपेयर टू ईसी इंजन बढ़ जाता है। क्लियर है? अब चाहिए हमें इसकी एफिशिएंसी। क्या होती है एफिशिएंसी? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब कौन है? वर्क डन। कितना है वर्क डन? 2.303
303 nRT1 log to the base 10 प्लस नहीं V2 अपॉन V1 प्लस 2.303 nRT2 log to the base 10 of V4 अपॉन V3। ये कौन है? वर्क डन डिवाइडेड बाय, ये आउटपुट हो गया। इनपुट कौन था? इनपुट कौन था? 8वां इनपुट। फर्स्ट प्रोसेस में क्या मिला था? वर्क डन, वही इनपुट था ना, W1। क्या था W1? 2.303 nRT1 log to the base 10 of V2 by V1। इनपुट वही है ना जो फर्स्ट प्रोसेस में। यस सर, इनपुट मतलब कहाँ पे था? जब हमने ये सिलेंडर हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में रखा था तब का वर्क डन। मतलब कौन? ये 2.303 nRT1 log to the base 10 of V2 by V1। ठीक है, तो अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमें एफिशिएंसी मिलेगी। क्या होगा इनके डिवीजन के बाद? सांग ना पुढं क्या होगा? इनको पहले सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा ईटा इक्वल्स टू 1 प्लस। कैसे आ गया 1 प्लस? हे सेपरेट केलं तर कॅन्सल होऊन जाईल। काय राहील पुढं? 1 प्लस, व्हेरी गुड, T2 बाय T1 इंटू काय लॉग टू द बेस 10 ऑफ V2 बाय V1 डिवाइडेड बाय लॉग टू द बेस 10 ऑफ V4 बाय V3। अब इसमें क्या होता है देखो, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 लॉग टू द बेस 10 ऑफ V2 बाय V1 डिवाइडेड बाय T1 लॉग टू द बेस 10 ऑफ V3 बाय V4। ऐसे होता है। काय केलं मी कळतंय का? क्या होता है ना कि लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इज लॉग ऑफ m बाई n। तो उसको अगर मुझे लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ m लिखना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बनेगा लॉग ऑफ n बाई m। मतलब V4 बाई V3 को V3 बाई V4 करेंगे तो प्लस विल बिकम माइनस। क्लियर है यहाँ तक? बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में या फिर कार्नोट की साइकिल में ये जो वॉल्यूम के रेशियो होते हैं V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू होता है V3 बाई V4। ये इक्वल मेंटेन होते हैं क्योंकि पिस्टन को मूव होने के लिए सिलेंडर की जो वॉल्यूम मिल रही है वो दोनों भी प्रोसेस में सिमिलर होती है। ठीक है, तो अगर V2 बाई V1 एंड V3 बाई V4 भी सेम है तो ये भी कट हो जाएगा। एंड एट द एंड हमें कार्नोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिलेगा, दैट विल बी ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1। तेच जे आपण हीट इंजिन मध्ये बघितलं होतं। बट Q2 बाय Q1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय T2 बाय T1 से, यानी कि एफिशिएंसी के लिए हमें 1 माइनस Q2 बाय Q1 ये भी एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, कार्नोट का ग्राफ एंड कार्नोट की एफिशिएंसी। क्लियर? एंड इसके साथ दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पण कंप्लीट होते एंड थर्मोडायनेमिक्स के कंप्लीशन के साथ साथ 11th एनसीईआरटी कंप्लीट। ठीक है, काय संस्कृती सांग तिला 1 माइनस कसं आलं, तिला पण नाही कळालं। हे बघ, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n म्हणजे लॉग ऑफ m बाय n। पण मला जर उलटं करायचं आहे, लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ m करावं लागेल, मग ते लॉग ऑफ n बाय m होईल। मग लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n ला लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ m लिहिलं, काय करावं लागेल? रेस टू -1। रेस टू कुठून आला याच्यामध्ये आता? चलो हो गया, लिहायचं घे, स्कॅन करून घ्या ना, कुठं डोक्याला ताण घेता? दिसतच नाही तुला? दिसून काय? मोबाईलला दिसलं पाहिजे, मोबाईलला दिसलं पाहिजे, तुला दिसून काय? ऍप डाउनलोड करा, बारकोड स्कॅनर, QR कोड स्कॅनर, किंवा मोबाईलचा कॅमेरा असतो ना त्यामध्ये गुगल लेन्स असते। आता गुगल लेन्स कुठं असते? ते कोपऱ्यात एक चौकोनामध्ये डॉट येतो बघा, हां